So, welcome, friends. Namaskar. My name is Mohit Mangal. I am a career counselor. I am author of a Career Guide 2020, which has been recommended by CBSE Delhi. इस करियर गाइड के अंदर मैंने इंडिया के अंदर जितनी भी हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी डिटेल जो है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट की है। सेशन के एंड पे मैं आप सबको जो उसका सॉफ्ट कॉपी है वो आई विल गिव यू अ लिंक जहां से आप वो सॉफ्ट कॉपी करियर गाइड का ले सकते हैं। आज के सेशन के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, 10th के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आप सबसे एक सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या स्ट्रीम को चूज करना आपके लिए सही होगा, उसके बेसिस पे या उसको लेके आप काफी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और तीसरा, मैं आज के इस सेशन में 325 से ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में आपको एक स्नैपशॉट दूंगा और आपको यह भी पता लगेगा कि किस तरह की बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है किस तरह के प्रोफेशन में जा सकता है। आई एम श्योर दिस सेशन विल बी अ नॉलेज पैक्ड सेशन। अगेन, अगर आपके फ्रेंड्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सेंड देम अ मैसेज, आस्क देम टू ज्वाइन। अगर आपके पेरेंट्स घर पे हैं उनको भी बुलाइए। आई एम श्योर दिस सेशन विल बी ऑफ great help and a great information sharing with everybody. This session is suitable for parents and students जो grade 9th या 10th में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। Starting with on a soft note, you know what is the irony of grade 10? The irony of grade 10 is सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा कहता हूं बच्चे जैसे ही 10th ग्रेड में आते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं। सो यू ऑल बिकम एडल्ट्स। आसपास आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए आप हमेशा से बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। विद दैट थॉट नोबडी बिलीव्स दैट यू आर एन एडल्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज यू स्टार्ट गेटिंग नो फॉर एवरीथिंग। आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं जब आप 10th ग्रेड में आते हैं तो आपको सब तरफ से नो सुनने को मिलता है। फुटबॉल खेलने जाऊं बेटा नो, डिनर करने जाऊं बेटा नो। क्यों? 10th, बोर्ड्स, स्टडी, लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडी। And third irony is you start getting free consultation। और जब मैं बात करता हूं फ्री कंसल्टेशन की, that means किसी भी एडल्ट को आप मिलें वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए सामने बात करेंगे। I was doing a research with one of my friend at IIM Ahmedabad, trying to figure out that who are the people who give a lot of ज्ञान to young adults, number one, और दूसरा उसका कारण क्या है। सो हमने 3 कैटेगरी ऑफ पीपल आइडेंटिफाई किए जो यंग एडल्ट्स को बहुत सारा ज्ञान देते हैं। उसमें से पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स पेरेंट्स। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स, किसी के भी घर पे जाओ उनके पापा मम्मी आपको पकड़ लेते हैं, मैं बताता हूं बेटा करियर में क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। दैट इज अ फ्री कंसल्टेशन। सेकेंड कैटेगरी इज पेरेंट्स फ्रेंड्स। जो आपके मम्मी पापा के फ्रेंड्स हैं, जिस भी फ्रेंड सर्कल में वो घूमते हैं, उनके पास बहुत सारी सजेशंस होती हैं। और थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल आर पीपल जिनको हम कहते हैं रिलेटिव्स। तो हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि ये सब लोग यंग एडल्ट्स को इतना सारा ज्ञान क्यों देते हैं। एंड द आंसर विच केम आउट वाज वेरी अम्यूजिंग आंसर, एंड दैट आंसर वाज बिकॉज इनके खुद के बच्चे इनकी बात नहीं सुनते हैं तो इनको लगता है कि किसी के बच्चे को पकड़ो और उसको अपनी बात सुनाओ। ऑन अ लाइटर नोट, I always say don't listen to everyone, but when I say don't listen to everyone does not mean कि आप अपने मम्मी पापा की बात सुनना बंद कर दो या टीचर्स की बात सुनना बंद कर दो। इसीलिए मैंने नीचे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, listen to only those who have a genuine concern for you, because ये 2 कैटेगरी ऑफ पीपल, your parents and your teachers, are such जिनका आपके ग्रोथ और सक्सेस में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। They have a genuine concern for you. Listen to them. I will be sharing with you something basic related to career assessment. जब हम करियर को असेस करते हैं तो 4 कैटेगरीज की असेसमेंट या 4 पॉइंट्स के ऊपर कैंडिडेट को असेस करते हैं। फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द चाइल्ड, फॉलोड बाय द एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बिकॉज ये पूरा असेसमेंट टूल इज अ लार्ज टूल, इट्स अ ह्यूज अंडरस्टैंडिंग विच यू रिक्वायर।
तो आज के इस सेशन में आप लोगों से मैं एप्टीट्यूड की डिटेल में बात करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए. सो आई विल शेयर दिस सेल्फ असेसमेंट टूल. बिफोर आई गेट ऑन टू दैट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड होता क्या है? आई एम श्योर आप में से काफी सारे बच्चों को अपना बचपन याद होगा. अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो आपने अपने छोटे किसी ब्रदर सिस्टर को बढ़ते हुए देखा होगा. वो भी नहीं तो आपकी सोसाइटी में छोटे बच्चे आसपास घूमते हैं, उनमें से कई बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा. 3 कैटेगरी के बच्चे बड़े डिफरेंशियली आपको देखने को मिलते हैं. पहली कैटेगरी का बच्चा है जिसको पापा मार्केट से वो छुप छुप चलने वाली ट्रेन लाके देते हैं. वो ट्रैक सेट करते हैं, ट्रेन रखते हैं, ट्रेन का बटन ऑन करते हैं, ट्रेन छुप 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 चलती है. लेकिन उस बच्चे को ट्रेन चलाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे ताकि वो पीछे से ट्रेन को खोल के अंदर से देख सके चलती कैसे है. दिस इज वन कैटेगरी ऑफ चाइल्ड who likes to open up things and see how they work. दूसरी कैटेगरी बच्चे की ऐसी है जिस बच्चे को ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, बाइक में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बस मैं और मेरा मिकी माउस. एक कॉर्नर पे बैठेगा, एक रफ पेपर लेगा, उसके ऊपर एक कार्टून बनाएगा, उसको स्केच करेगा, क्रेयॉन से करेगा, पेंट करेगा, डूडल करेगा. शाम को पापा ऑफिस से घर वापस आएंगे तो उनको जाके वो कार्टून दिखाएगा और बोलेगा, सी पापा दिस इज यू. और तीसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको ना तो प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट है, ना कार्टून बनाने में. उनको बहुत सारी इंक्विजिटिवनेस है अलग अलग चीजों के बारे में जानने की. सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग. इफ यू टेल देम दिस इज अ कंप्यूटर, दे विल आस्क यू व्हाई. आप बोलो जिस पे मैं बैठा हूं उसको चेयर बोलते हैं, बोले क्यों. जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको लैपटॉप बोलते हैं, क्यों. एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं, बेटा मैं तेरे पापा हूं, बोले क्यों. They have a question for everything. What is the difference between 3 children? पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि आप घर पे जाके ट्रेन तोड़ देना, या दूसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि आप कार्टून बनाओ, तीसरे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि आप बहुत सारे सवाल पूछो. This is something which we call is the natural bent of mind, जो नेचर की तरफ से एक बच्चे को ऑटोमेटिकली आता है. It is a natural ability to do something. That is what we call is aptitude. और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ग्रेड 8, 9, 10, 11, 12 में आते हैं, ये एप्टीट्यूड्स जो हैं वो सब्जेक्ट एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं. कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो मैथ्स में हमेशा 100 on 100 मार्क्स लेके आते हैं. आप बहुत मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी लेने की कोशिश करते हैं, टाइम भी डालते हैं, एनर्जी भी डालते हैं, फिर भी मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स नहीं आते. और एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसके हमेशा हिस्ट्री में टॉप मार्क्स आते हैं. आप बहुत समय हिस्ट्री को लगाने के बाद भी समझ नहीं पाते. क्या फर्क है? पहले बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हाई है, दूसरे बच्चे का सोशल साइंसेस एप्टीट्यूड हाई है. अगर आपने ये ध्यान से मेरी बात समझी है तो कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड और करते हैं. आप वर्ल्ड में किसी भी बोर्ड में पढ़ें, किसी भी कंट्री में पढ़ें, किसी भी सिलेबस के थ्रू पढ़ें, you are primarily exposed to 5 categories of subjects. और वो 5 categories of subjects कौन कौन से हैं? Number 1 is maths, Number 2 is sciences, जिसके अंदर physics, chemistry, biology तीनों आ जाती हैं. हायर लेवल के ऊपर उसके अंदर और भी मिक्स्ड साइंसेज आ जाती हैं, बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली 3 फंडामेंटल साइंसेज जो आप पढ़ते हैं. तीसरी कैटेगरी है सोशल साइंसेज, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं. चौथी कैटेगरी है लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आप इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत एज इंडियन लैंग्वेज, और गुजराती, पंजाबी, मलयालम एज रीजनल लैंग्वेज, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं. और पांचवी कैटेगरी है प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. इन पांचों कैटेगरीज के सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से एप्टीट्यूड लिंक्स हैं, समझिए. इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है, जिसको मैथ्स नेचुरली आता है, पसंद आता है, पढ़ने में आसान लगता है, वो कंफर्टेबली ग्रास्प कर पाता है, उस बच्चे का न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड हाई है.
जिस बच्चे को साइंस बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे का लाइफ साइंसेज, मैकेनिकल रिसर्च, साइंटिफिक, अर्थ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, रीजनिंग, इस एरिया के एप्टीट्यूड्स हाई हैं। जिस बच्चे को सोशल साइंसेस पसंद है, कंफर्टेबली आता है, उसका एप्टीट्यूड लीगल, पॉलिटिकल, सोसाइटल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्जर्वेशनल बेंट में हाई हो सकता है। जिसकी लैंग्वेजेस स्ट्रांग है वो बच्चा लिंग्विस्टिक, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल, एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग में हाई हो सकता है। और जिस बच्चे का प्रैक्टिकल बेंट हाई है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको अच्छे लगते हैं, वो बच्चा आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, परफॉर्मिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, डिजिटल, कंप्यूटर्स, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में हाई एप्टीट्यूड रख सकता है। तो बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन क्या होना चाहिए? शुड इट बी मार्क्स? बहुत अच्छे मार्क्स आए तो साइंस में चले जाओ, एवरेज मार्क्स आए तो कॉमर्स, कम मार्क्स आए तो आर्ट्स? एब्सोल्युटली नो। मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है और मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को मिलता हूं जिनका 10 on 10 CGPA 98%, 96% मार्क्स आते हैं और वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके 65-70% मार्क्स आते हैं और वो साइंस में जाते हैं। सो मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एंड डेफिनेटली एज आई ऑलरेडी सेड, मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ भी कोई लेना देना नहीं। तो क्या मुझे स्ट्रीम सिलेक्शन दोस्तों के साथ मिलकर लेनी चाहिए? मेरे सब दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में चला जाऊं, मेरे सब दोस्त साइंस में जा रहे हैं तो मैं भी कूद पढ़ूं? जो मैंने आपको 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट समझाए, उन सब के अंदर हर बच्चा स्ट्रांग नहीं हो सकता। आपके फ्रेंड्स किस एरिया में या किस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है आपको पता नहीं है। सो दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो शुड आई लुक एट माई पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में है मैं वो करूं? छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर सर्जन है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरे एक बड़े ब्रदर हैं। 10th के बाद जब उनका नंबर आया स्ट्रीम सिलेक्शन का, तो बाय डिफॉल्ट डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स। ब्रदर को बोला गया कि आप बी ग्रुप ले लीजिए। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिया। 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की। 12th का जिस दिन रिजल्ट आया, वो 3 ही सब्जेक्ट में फेल थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन माय पेरेंट्स प्रोबेबली रियलाइज्ड कि जेनेटिक्स का एप्टीट्यूड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो क्या जो मेरे काम पेरेंट्स करते हैं उसका इंफ्लुएंस मेरे में आया है? आंसर इज आई डोंट नो। जेनेटिक्स का एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मुझे स्ट्रीम सिलेक्शन इस बेसिस पे करनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक करियर्स कौन से हैं, सोसाइटी के अंदर कौन से करियर्स इन्फ्लुएंशियल एरिया पे आएंगे? आंसर इज नो। कभी भी करियर को पकड़ के बच्चा उसमें फिट नहीं किया जाता। बच्चे के ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढ के उसको दिया जाता है जिसमें उसकी फिटमेंट उसको मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करेगी। सो द बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन शुड बी सब्जेक्ट कंफर्ट एट 10th लेवल। 10th में आप कौन से सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए। तो क्विकली देखते हैं। 10th के बाद हम सबको पता है प्राइमरीली 4 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। साइंस ए ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं। साइंस बी ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। कॉमर्स जिसमें आप अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सो अबाउट ईच स्ट्रीम 10th लेवल का सब्जेक्ट कंफर्ट क्या होना चाहिए और उस स्ट्रीम में कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीजें आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेट स्नैपशॉट दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद साइंस ए ग्रुप। जो बच्चा 10th में साइंस और मैथ्स के कॉम्बिनेशन में बहुत स्ट्रांग है और साइंस में स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और बहुत स्ट्रांग का मेरा डेफिनेशन है कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री should be 90-95% plus level. And when I say level, I don't mean marks.
लेवल मीन्स आपका कंफर्ट ऑफ ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस ऑन सब्जेक्ट, आपका नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव गेन्ड इन ग्रेड 8, 9, 10, अगर वो 90-95% से ऊपर है और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है, बहुत ज्यादा एफर्ट फील नहीं होता, यू आर द राइट कैंडिडेट टू गो फॉर साइंस ए ग्रुप। और साइंस ए ग्रुप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग के अंदर देयर आर मोर देन 50 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग विच यू कैन टेक अप, starting from aerospace to aeronautical, aircraft maintenance, automobile, biochemical, biological sciences, biomedical, ceramic, chemical, civil, computer sciences, electrical, electronics. You can see loads and loads of branches, ending with marine, material science, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical, mineral, mining machinery, naval architecture, ocean, petrochemical, petroleum, plastic, polymer production, robotics or textile. There are more than 50 branches of engineering which are available. Also, you can go for a area of what we call as architecture or planning, in which you could become an archaeologist, architect, architectural engineer, surveyor, building inspector, conservation officer, interior designer, landscape artist, restoration artist, spatial designer, town planner or urban planner. All these options are available under the architecture domain. Also, after 12th, a science A group child can become a pilot, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर और अ फैशन टेक्नोलॉजिस्ट। ये वो एरियाज हैं जहां जाने के लिए साइंस ए ग्रुप इज मोर और लेस मैंडेटरी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साइंस बी ग्रुप। अगर आपका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है बट आपकी तीनों साइंसेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आर ऑल 90-95% प्लस लेवल, गो एंड टेक साइंस बी ग्रुप। और बी ग्रुप करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो, आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर, सिद्ध डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर और नेचुरोपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा आप पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, विच में इंक्लूड टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ एडवांस केयर, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर। यू कैन बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, or you can become a technologist in the area of dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometric, perfusion, etc. You can also go for rehabilitation sciences, in which one can become child welfare specialist, clinical social worker, counselor, mental health professional, orthotist, prosthetist, otologist, clinical psychologist, therapist, which could be in the area of audiology, auditory, developmental rehabilitation, or a speech therapy. Also, one can opt to go for veterinary sciences or fishery sciences, in which the professions could be related to animal husbandry and dairying, animal biotechnologist, animal genetist, animal nutritionist, aquaculturist, dairy scientist, fishery scientist, mariculturist, pisciculturist, livestock production and technologist, poultry scientist or veterinary bioscientist, pathologist or a surgeon. Now, any child who has taken science A group or B group can also opt to go for either pure sciences or agricultural sciences. In pure sciences, options available could be anthropology, biochemistry, biophysics, biotechnology, botany, chemistry, forensic science, geology, mathematics, microbiology, physical science, physics, research science, seismology, statistics or zoology. Also in the agricultural area, agricultural sciences area, one can become an agriculturist, sericulturist, aquaculturist, mariculturist, horticulturist, floriculturist, food technologist, soil and vegetable fuels or fruit scientist, biotechnologist, biochemist, agronomist, nutritionist, plant pathologist or agricultural economist. These are all options which are open to science A group or science B group children. Now let's talk about commerce. Child who has a combination of comfort in maths and social sciences, and within social sciences specifically economics, this combination child is the right child to take commerce. कॉमर्स के बाद वो बच्चा क्या कर सकता है? यू कैन बिकम एन एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, और आफ्टर डूइंग अ हायर सर्टिफिकेशन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. अगर आपका मैथ्स साइंस उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन लैंग्वेजेस और सोशल साइंसेस में आपको बहुत कंफर्ट फील होता है, देन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज could be
a very very good option for you. एंड जो बच्चों को या पेरेंट्स को ये लगता है कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस नहीं हैं, तो टू प्रूव देम रॉन्ग, you can see there are loads of options available even in arts or humanities stream. Just to tell you, there are more than 40 different specializations which are available in humanities, जिसके अंदर you can become a political scientist, psychologist, historian, geographer, anthropologist, philosopher, public administrator, curator, editor, journalist, sociologist, restorer, social worker, or a translator. Now, somebody might come up to me and say, सर आपने मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ सोशल साइंस का बता दिया, अकेले साइंस का बता दिया, सोशल साइंसेस लैंग्वेजेस का बता दिया. व्हाट इफ आई एम अ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड चाइल्ड? व्हाट डू आई डू? फॉर दैट चाइल्ड, इफ यू आर अ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड चाइल्ड or who likes more practical skill based subjects, you have two options. One, go for a diploma education after 10th, which you can do in the area of engineering technology, agricultural sciences, paramedical sciences, rehabilitation sciences, design, fine arts, performing arts, computer applications, event management, travel tourism, foreign language, healthcare and yoga, vocational studies. Or you can take in 11th 12th the most appropriate stream based on your 10th subject comfort, and then switch to a general stream after 12th which is available to everybody. तो चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से किसी भी एरिया के अंदर डिग्री ऑप्शन में जा सकते हैं, विच कुड इंक्लूड आर्म्ड फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज. I will take 5 to 6 more minutes in which about each one of these verticals I will give you the type of professions where you can get into. Then I will open the house for questions. Whatever your questions are, please put your question in a single question format in the chat box. I'll be very happy to answer your questions step by step. प्लीज दो चीजें मत करिएगा. एक तो क्वेश्चन ब्रोकन फॉर्मेट में मत डालिएगा, आई विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट. दूसरा, प्लीज डोंट पुट योर क्वेश्चन टाइम एंड अगेन, because it will get spammed. It will take more time for me to go ahead and read all the questions. I will give you time. I will answer all your questions. So आप सेशन के एंड पे अपना पूरा क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर उसके ऊपर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर. I will answer you. Now, let us quickly get on to understanding armed forces. In armed forces, one can become a Indian Army officer, Navy officer, Air Force officer. You can also join Coast Guard. You can also join Central Armed Police Forces, which include Border Security Force, Assam Rifles, Border Roads Organization, and so on. These are all options available after 12th, जिसके अंदर आप armed forces में जा सकते हैं. Next is business management, जिसके अंदर you can go ahead with areas like marketing, advertising, promotions, branding. Finance के एरिया में जिसके अंदर financial investment, financial analysis, portfolio management. You can go for human resource, public relations, international relations, industrial relations. You can opt to go for systems, operations, information technology, logistics, or international business or export import. These areas you can follow after doing business management. Next, you can go ahead with professions in computer applications like application design. Lot of new age happening words or professions which we are hearing come under domain of computer applications, which may include artificial intelligence, machine learning, cryptography, automation, blockchain, cloud computing, networking, digital media, social media, ethical hacking, e-gaming, game designing, search engine optimization, and so on. These are all different types of professions or options which any child can do, whether you're from science or commerce or arts. And I want to repeat it because बहुत सारे बच्चे 10th के बाद
या तो साइंस स्पेसिफिकली लेते हैं या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के साथ भी मैथ्स स्पेसिफिकली लेते हैं, ये सोच के कि आगे हमको अगर कंप्यूटर्स में जाना है तो दिस इज मैंडेटरी। आई वॉन्ट टू टेल यू इट इज नॉट। आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एनी चाइल्ड कैन गो फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और फर्दर आपको अगर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो इवन अ ह्यूमैनिटीज चाइल्ड कैन डू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE in artificial intelligence in India and from a recognized UGC approved university degree course. So don't worry, जो एरियाज में आपसे शेयर कर रहा हूं, there is tremendous amount of scope and anybody can get into this area. Next we talk about design. Within design, one can become professional in the area of animation, film design, applied arts, ceramic or glass design, exhibition design, fine arts, film and video, furniture, graphic, product, interior, textile or visual design. You can do economics, and after economics you can get into actuary, banking, or can become business analyst in the area of business, credit, data, finance, portfolio, risk, market research, investment and so on. Next is hotel management. Under hotel management you can become part of food and beverages production, जिसको हम kitchen operations या chef बनना भी कहते हैं. You can become food and beverages service, जिसको हम restaurant management कहते हैं. Housekeeping में आप जा सकते हैं. Room management में आप जा सकते हैं. You can be part of sales and marketing, banquet management, front desk management, guest relations, personnel relations, human resource management and so on. Next we come to law. Law करने के बाद you can become an advocate, arbitrator, conciliator, corporate legal and consultant, diplomat, investigator, judge, judicial magistrate. You can also be a lawyer, legal advisor, litigator, mediator, professor, prosecutor, social activist or a solicitor. Next we talk about liberal arts. Now liberal arts is a very interesting new age concept which is coming up. जब आप लिबरल आर्ट्स में जाते हैं तो शुरू से आपका डिग्री डिसाइडेड नहीं होता कि आप BA करेंगे, BBA करेंगे, BCom करेंगे या BSc करेंगे. आप पहले एक फाउंडेशन ईयर में जाते हैं जहां आप मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद थर्ड ईयर के अंदर आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं या स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं. वो स्पेशलाइजेशन अगर आपकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रिलेटेड है तो आपको BA ऑनर्स का डिग्री मिलेगा. अगर साइंस रिलेटेड है तो BSc ऑनर्स, कॉमर्स रिलेटेड है तो BCom ऑनर्स, और अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड है या बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड है तो इट कुड बी BA और BBA ऑनर्स का डिग्री आपको मिलेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी देयर आर लोड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस जो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है लिबरल स्टडीज करने के बाद. नेक्स्ट वी कम टू मास कम्युनिकेशन. अगर आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है तो मास कम्युनिकेशन के एरिया में आप जाके एंकर बन सकते हैं, एडवर्टाइजर, ब्रांड मैनेजर, ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रीन राइटर. यू कैन बी अ कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, फैशन कम्युनिकेटर, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोग्रामर, फोटो जर्नलिस्ट, PR स्पेशलिस्ट, रिपोर्टर और अ विजुअल मर्केंडाइजर. नेक्स्ट वी कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्राइमरीली 3 तरह का आर्ट होता है. Either it is singing, or it is dancing, or it is acting. और सिंगिंग के अंदर ही इंक्लूड होता है इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग. इसमें से अगर किसी एरिया में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर्स डिग्री करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन यू कैन बिकम एन एक्टर और एन एक्ट्रेस. आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, कंपोजर, डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर और वोकलिस्ट. बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स एरिया के अंदर आगे जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स के अंदर नाउ यू कैन गो फॉर अ 4-year बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BPES डिग्री आफ्टर 12th, जो करने के बाद यू कैन बिकम एन अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर और स्टेडियम मैनेजर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वोकेशनल स्टडीज. वोकेशनल स्टडीज में बहुत सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं. उन स्पेशलाइजेशंस के बेसिस के ऊपर यू कैन गेट इनटू एनिमेशन, applied computer technology, automobile, beauty and wellness,
data analytics, fashion technology and apparel designing, food processing, quality management, food science, greenhouse technology, healthcare, hospitality and tourism, interior design, medical app technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration, air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea husbandry and technology, theater and acting, or web technologies. Finally, before I move to question and answers, I would like to heartily thank Father Amal Raj, who has given me this opportunity, principal of St. Xavier's Loyola Hall School. And I would also like to thank Fabiola Rodriguez ma'am, who has coordinated this session with me today. I'll open the house for counseling. Just before we go there, IQ Digital, the organization which I am representing, we are a डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां हम बच्चों को नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं रिलेटेड टू लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज आफ्टर 12th, जिसके अंदर वी ओनली डिलीवर ऑनलाइन क्लासेस. यू कैन कनेक्ट विद माई ऑफिस इफ यू सीक एनी हेल्प. अगर आप क्लियर ना हो, आपके और भी क्वेश्चंस हो, so for personal career counseling you can connect with my office at 7600 888 111. You can follow me on social media at Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. My ID is IQ Mohit. My website is there, mohitmangal.com. So I'll open the house for questions. Any questions which you have, please put it in the chat box. I'll one by one be very happy to answer your questions. So the first question which has come to me is, what is there in fashion technologist? Okay. हम लोगों को सब फैशन का पता है, टेक्नोलॉजी का पता है. टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम मास लेवल पे फैशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उस कंबाइंड एरिया को हम फैशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. सो बेसिकली आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और नैक टुवर्ड्स फैशन एंड डिजाइन, एंड आपका नॉलेज और कंफर्ट टुवर्ड्स मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है फैशन टेक्नोलॉजी. इंडिया के अंदर देयर आर इंस्टीट्यूशंस नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT. उनके पास एक डिग्री है विच इज नोन एज BF टेक, दैट इज बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो एक 4 साल की इंजीनियरिंग लेवल की डिग्री है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आप फैशन को मास लेवल पे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो उसमें आपको वो क्रिएटिविटी रिलेटेड टू फैशन एंड टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, विच यू कैन टेक अप आफ्टर 12th PCM combination. Next question is, to become an IAM, which stream should be taken? Okay, what I understand is, अगर आपको IAM में जाना हो तो आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं. ओके, IAM के अंदर 2 लेवल के कोर्सेज हैं. एक 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड BBA MBA प्रोग्राम है. दूसरा ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम है. तीसरा प्रोग्राम ही है जो 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम है, जो वर्क एक्सपीरियंस के बाद मिलता है. बट प्राइमरीली 12th के बाद 5 साल के प्रोग्राम में जाने के लिए या ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के प्रोग्राम में IIM में जाने के लिए कोई भी 11th 12th या कोई भी ग्रेजुएट बच्चा ओपन है. सो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के बाद भी 5 साल इंटीग्रेटेड 12th के बाद के IIM प्रोग्राम में जा सकते हैं, और किसी भी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम में IIM में जा सकते हैं. So next question is, sir, what about government services? Which stream is more suitable for UPSC? My child, again, what I will suggest is, आप YouTube पे जाइए. YouTube का जो मेरा चैनल है उस पे मैंने ब्यूटीफुल 2 वीडियोस डाल के रखे हैं. एक वीडियो मैंने डाला है हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, दूसरा वीडियो है हाउ टू बिकम एन IPS ऑफिसर. उसके अंदर मैंने UPSC में जाने के लिए कंप्लीट डिटेलिंग की बात की है. जस्ट टू गिव यू अ स्नैपशॉट, आप वो वीडियो जाके देखिए, आई एम श्योर इट विल गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू यू. बट स्नैपशॉट देने के लिए आपको UPSC में का एग्जाम, जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, वो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद दे सकता है, और ग्रेजुएशन की स्ट्रीम भी कोई भी हो सकती है. सो आपको UPSC को माइंड में रख के अपनी ग्रेजुएशन
को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको 10th के माइंड में रख के 11th 12th सिलेक्ट करना है, 11th 12th को माइंड में रख के ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। सिविल सर्विसेज एग्जाम आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड फॉर YouTube, this thing, what I'm doing is I'm sending my YouTube के चैनल का लिंक टू यू। गो टू दिस लिंक, वॉच द वीडियो हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। और इसमें मैंने बहुत सारे, जितने मैंने आज आपके पास ऑलमोस्ट 18 वर्टिकल मैंने डिवाइड करके उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। YouTube पे ऑलमोस्ट 22 से ज़्यादा वर्टिकल्स के ऊपर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कि 10th के बाद या 12th के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका रूट प्लान क्या होगा। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट इफ यू आर गुड इन प्रैक्टिकल एंड साइंस टू। ओके, इस कॉम्बिनेशन के बच्चे को या तो 11th 12th में साइंस करके फिर इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन ओरिएंटेड एरिया में चले जाना चाहिए। अगर उसका मेन स्ट्रीम एजुकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो 10th के बाद भी डिप्लोमा प्रोग्राम में जा सकता है। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, अब 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा और लेटरल एंट्री के साथ 3 साल का इंजीनियरिंग डिग्री, उसको कंबाइन करके 6 साल का इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्लस डिग्री का ऑप्शन अवेलेबल है ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। तो अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, 11th 12th नहीं करना चाहते, तो आप 6 साल के इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्लस डिग्री प्रोग्राम में स्ट्रेट अवे 10th के बाद जा सकते हैं, जिसमें आपको 11th 12th करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज सर व्हाट can I be in the zoology department? My child, most of the pure sciences area, like when you talk about zoology, you mean to say zoology, I mean to put across that zoology is a subject which is research oriented, it's a pure sciences subject, right? So zoology में अगर आप जाते हैं तो you can be part of either what you call teaching or you can be part of research, so you can become a scientist। और zoology के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग streams हैं, marine biology है, human anatomy और human biology है, animal biology है, bio के related और combinations available हैं which could be biophysics, bio chemistry and so on। so उनमें से किसी भी एरिया में स्पेशलाइज करके you can be a scientist or get into teaching in zoology area, right? Next question is, sir, if you are also good in computer science, singing, dancing and acting, then what should you do? Generally मैं ये suggest करता हूँ कि अगर आप एक practical combination of subjects में strong हैं और एक academic combination of subjects में strong हैं, तो आप practical combination of subjects को as a hobby continue रखिए और mainstream education के अंदर एक academic oriented subject area के अंदर डिग्री करिए। इससे आपकी दोनों चीजें पैरेलल ग्रूम होती चली जाएंगी। डिग्री खत्म होने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एरिया के अंदर एप्लीकेशन के लिए 1, 2, 4 साल दीजिए। अगर उसमें आप आगे कमर्शियल अर्निंग शुरू कर पाते हैं, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, योर हॉबी हैज बिकम योर पैशन। अगर बाई चांस वो नहीं हो पाता तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप के लिए एक एजुकेशनल डिग्री है जिसके बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट लेवल का कुछ भी कर पाएंगे। Next is how many streams are there? How many streams are there in which after that we may change to other stream if we are not comfortable with the first one? Okay, बच्चे जो मैंने बुक का लिंक आपको भेजा उसमें मैंने 21 वर्टिकल्स की बात की है। उन 21 में से 7 वर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए। 14 वर्टिकल्स आर ओपन टू एवरीबडी। गो डाउनलोड दैट बुक, आई अगेन सेंड यू वो बुक। अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आप उसमें जाते हैं मेरी वेबसाइट पे तो दैट बुक इज गोइंग टू कॉस्ट यू 250 रुपीज़। सो आई थिंक गो एंड डाउनलोड दिस बुक, यू विल गेट टू हैव 14 वर्टिकल्स जिसमें किसी भी स्ट्रीम के बाद बच्चा जा सकता है। ओके,
next is सर, इज यूपीएससी कंपल्सरी टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर? ओके, आपके आंसर को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट करके समझा देता हूं। अगर आपको इंडियन पुलिस सर्विसेज की कैटेगरी में जाना है, विच इज आईपीएस ऑफिसर्स, जो ऑफिसर लेवल से ही शुरू होती है एंड मे गो अप टू राइट अप टू सेक्रेटरी और यूनियन सेक्रेटरी लेवल, विच इज द डीजीपी, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम जरूरी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है यूपीएससी का। अगर आपको स्टेट लेवल के ऊपर भी पुलिस ऑफिसर बनना है तो आपको गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी का एग्जाम देके ऑफिसर बनना पड़ेगा। उसमें यू विल बी टर्म्ड एज गुजरात पुलिस सर्विसेज, जीपीएस। ऑल्सो आप सिविल सर्विसेज के नीचे सेंट्रल लेवल के ऊपर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसी तरह से स्टेट लेवल के ऊपर लोअर कैडर के भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। वो करने के बाद भी आप ऑफिसर बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, इस तरह के लेवल के ऊपर आप अपने आप को प्लेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेबल। इसमें भी आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोनों कैटेगरीज में जब आपको ऑफिसर टू ऑफिसर कैडर में जाना है तो सिविल सर्विसेज के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कांस्टेबल टू ऑफिसर लेवल के कैडर में जाना है तो आप इवन स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक कमीशन के थ्रू जूनियर लेवल से शुरू करके भी ऑफिसर लेवल पे पुलिस में जा सकते हैं। What is difference between architect and a structural engineer? I think this is a beautiful question. Okay. Child जो 12th के बाद 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम, बी आर्क बोलते हैं उसको, वो करता है, उसको बाय एंड लार्ज कहा जाता है कि दिस पर्सन इज एन आर्किटेक्ट। जबकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो प्राइमरीली अगर आप 4 साल का 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आप एमटेक करते हैं स्ट्रक्चर्स की स्पेशलाइजेशन में, तो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनते हैं। सो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन एकेडमिक है वो ये है। फिजिक और प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो जो आर्किटेक्ट है वो लुक एंड फील का मास्टर है, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो इनर स्ट्रेंथ का मास्टर है। तो बिल्डिंग को इनर स्ट्रेंथ भी चाहिए, ओवरऑल एस्थेटिक्स और लुक एंड फील भी चाहिए। एस्थेटिक्स, लुक एंड फील जो है वो आर्किटेक्ट आपका एडमिनिस्टर करता है, या आर्किटेक्ट आपका जो है प्लान करता है, और जो अंदर का स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्लान करता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट अप्रिशिएट यू माई चाइल्ड। सर, विच इज द बेस्ट करियर इन ह्यूमैनिटीज टू गो अब्रॉड? बच्चे, एवरी करियर इज अवेलेबल इक्वली अब्रॉड। जो मैंने करियर्स आपको ह्यूमैनिटीज में बताए हैं उसमें से सब करियर्स अब्रॉड में भी अवेलेबल हैं। बेस्ट वही करियर होता है जो आपके साथ बेस्ट सूटेड होता है। कोई भी करियर बुरा या अच्छा नहीं होता, आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ जो करियर बेस्ट सूट हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट करियर है। नीचे से ऊपर की तरफ सोचो, ऊपर से नीचे की तरफ मत सोचो। सर, कैन वी मेक एनीथिंग related to medicine after 11th 12th? कॉमर्स। बच्चे, एक एरिया है स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन साइंसेस का, जिसमें 11th 12th कॉमर्स का बच्चा भी जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल ओरिएंटेड स्टडी या मेडिकल ओरिएंटेड जो है काम नहीं रहेगा। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद पीपल हु नीड स्पेशल केयर, जो कोई डिसेबल्ड हैं, जिनको स्पीच का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस तरह के एरिया के अंदर आप जा सकते हैं आफ्टर कॉमर्स इन 11th 12th, जो मेडिसिन से क्लोजली रिलेटेड है। अदरवाइज मेडिसिन के एरिया में, पैरामेडिकल के एरिया में, डेंटिस्ट्री के एरिया में जाने के लिए आपको साइंस बी ग्रुप कंपल्सरी चाहिए। नेक्स्ट इज sir, I have a question. Okay, what steps should be taken if you are good in songwriting and literature after 12th standard? It's a beautiful thing. मास कम्युनिकेशन में जाओ, आपका सॉन्ग राइटिंग का जो एक अंदर से हंगर है वो भी हो जाएगा, एंड लिटरेचर का हंगर भी टेकन केयर हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन कैन बी अ ब्यूटीफुल कोर्स फॉर यू टू टेक अप।
I think I'm done. There are no more questions. So great. My children, thank you so much. What I will do is I will once again share the details of where you can connect with me in case you seek any guidance. Please feel free. I am giving you you know 5 things. I am once again giving you the you know the link to download free career guide. If you are interested in today's PPT, this particular presentation I'll be uploading on cloud. I have given you the link of that. You can go to my YouTube channel. There are a lot of videos which I have put it, which you can watch to gain more knowledge or understanding about your area of comfort. एवरी वीक मैं लाइव सेशंस करता हूँ आस्क मी एनीथिंग. तो कोई भी करियर रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप, मैंने लिंक दिया है उसमें डाल सकते हैं. आपका क्वेश्चन मैं प्रायोरिटी पे उठा के नेक्स्ट आस्क मी एनीथिंग सेशन के ऊपर आपसे शेयर करूंगा, जो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं. करियर काउंसलिंग अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड माई ऑफिस. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. We may call if there is any question. My child, calling is difficult because I keep taking sessions. Today also I had 5 sessions, so calling will be difficult. मैंने जो आपको लिंक दिया है वहां पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए. YouTube पे आई एम क्वाइट रेगुलर. YouTube के ऊपर आप अपना वीडियो देखिए, उसके ऊपर आप लिंक कमेंट में डाल दीजिए. आई विल आंसर यू. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. सर, could sir, to become a CID officer, is it compulsory to give UPSC? आंसर इज नो. यूपीएससी की कंपल्शन नहीं है. व्हाट आई विल सजेस्ट इज, मैंने अगेन यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं. आईबी में कैसे जाना है, एसपीजी कमांडो कैसे बनना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कैसे जाना है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कैसे जाना है. यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. राइट. I think one last question which has come, I will take up. Sir, can we set up a small online business at this age and set up a big business like Mukesh Ambani? My answer is why not? Absolutely. Absolutely. I'll give you a small example. This question is very interesting. मैं एक मणिनगर में एक बहुत छोटे से स्कूल में एक बच्चे को मिला. आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं. वो बच्चा मेरे को बोला कि सर, आई एम अ बिजनेसमैन. आई सेड ओके, व्हाट डू यू डू? तो बोला कि सर, मैं फ्रेंडशिप बैंड्स, हम सब स्कूलों में बच्चे घरों में पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप डे के दिन हम सब फ्रेंडशिप बैंड्स यूज करते हैं. बोले सर, मैं फ्रेंडशिप बैंड्स मैन्युफैक्चर कराता हूं बॉम्बे से, उनको अहमदाबाद लेके आता हूं और अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल्स में वो मैं सेल करता हूं. आई सेड हाउ मच डू यू अर्न? एंड बिलीव मी, आई वॉज शॉक्ड. वो बच्चा मुझे बोला कि सर, मैंने पिछले 1 साल में 7 लाख रुपए के फ्रेंडशिप बैंड्स बेच दिए हैं एंड माई मार्जिन मनी इज 40%. मीन्स वो बच्चे ने 1 साल में 2,80,000 रुपया कमाया. क्या करके? फ्रेंडशिप बैंड्स बेच के. एंड ये कोविड सिचुएशन के अंदर अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट एक्सपोजर टू डिजिटल वर्ल्ड. आप अपना छोटा बिजनेस डिजिटल वर्ल्ड पे चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आइडिया विच विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, जिसके बेसिस के ऊपर आप कुछ कर सकते हैं. डोंट वरी. एंड देन एब्सोल्युटली यू कैन ग्रो अप टू बिकम अ मुकेश अंबानी. सर, व्हाई इज एवरीवन फाइंडिंग जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स? आई थिंक इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज ऐड करूंगा. या तो गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या तो कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, फॉरेन जाना ढूंढ रहे हैं. आई थिंक एवरीबडी लुक्स फॉर मोर सिक्योर एनवायरमेंट, सिक्योर फ्यूचर. That becomes one of the reason why people look for government jobs or why people look for going abroad. So I think that is the answer to your question. Which city abroad is best for zoologist? My child, city तो आपने बहुत बारीक क्वेश्चन पूछ लिया. I will not be able to answer this. अगर रिसर्च की आप बात करते हैं तो US is a very good country where you can actually go and do a lot of research in area of pure sciences. In this age, what can we do to earn? My child, have an idea.
एंड बेस्ड ऑन दैट आइडिया उसके ऊपर काम करो, और उस काम को कैसे आप कमर्शियल चीज के साथ लिंक कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिले, वो डिजाइन करो। उसके बेसिस के ऊपर आप काम कर सकते हो। जैसे पहले किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक छोटा बिजनेस चालू कर सकता हूँ। आंसर इज यस। आप डिजिटली किसी भी तरह का बिजनेस चालू कर लीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो Amazon टू Amazon बिजनेस चालू कर रहे हैं आजकल। Amazon में एक प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता खरीदा और Amazon पे ही वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा बेच दिया। इट्स अ बिजनेस। So try to look at, have an idea. Business is all about idea. Right idea at the right time with the right customer. I'm sure it will work. It will work very well. I think I am done with all the questions.